नेक्स्ट COP 13 चैप्टर 2 6th एडिशन की अगर हम बात करें तो ये स्टैंडर्ड किसके ऊपर है? यस, एनेस्थीजिया सर्विसेज के ऊपर। तो इस स्टैंडर्ड में 5th एडिशन से 6th एडिशन में कोई रिटर्न में कोई चेंजेस नहीं है स्टैंडर्ड में। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की हम एक बार बात कर लेते हैं, उसमें क्या अपडेट आया है। तो पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है एनेस्थीजिया सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन अ कंसिस्टेंट मैनर। तो सेम ही, इसमें कोई चेंज नहीं है। जनरली ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए क्या बात करता है? पॉलिसी डॉक्यूमेंट की, कि हमारे पास रिटर्न गाइडलाइंस, प्रोसीजर्स, पॉलिसी प्रोटोकॉल होना चाहिए एनेस्थीजिया सर्विसेज के लिए, जो बेस्ड ऑन प्रोफेशनल गवर्नमेंट बॉडीज या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे वो गाइडलाइंस रिकमेंडेड हो, उसके बेसिस पे हमें बनाना चाहिए, जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल हो। बी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं तो ये बात करता है प्री एनेस्थीजिया असेसमेंट के ऊपर। तो ये पहले भी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सेम ही था 5th एडिशन में, यहां पर भी चेंज है, लेकिन इसको थोड़ा अपडेट किया गया है। इसमें एक तो ये बात की गई है कि प्री एनेस्थीजिया असेसमेंट, ये मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं, पहले भी हमने 5th एडिशन में इस पे बात की थी। ये बेसिकली प्री एनेस्थीजिया चेकअप जिसको हम बोलते हैं, जिसका हम फॉर्म भी डेवलप करते हैं, PAC चेकअप। अब PAC चेकअप कब होगा? PAC चेकअप होता है सर्जरी से पहले। अगर इलेक्टिव केस है, सर्जरी प्लान्ड है, इलेक्टिव मीन्स प्लान्ड सर्जरी, तो बिफोर एडमिशन भी PAC हो सकता है, प्री एनेस्थीजिया चेकअप हो सकता है। बट इस बार जो ऐड किया है इसमें पॉइंट, वो ये किया है कि अगर इमरजेंसी है, इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे कि ऑब्स्ट्रेटिक केस है, तो उस केस में बिफोर सर्जरी, आफ्टर एडमिशन भी आपको PAC करना चाहिए और उसको डॉक्यूमेंट करना है पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड में। इस चीज पे बहुत जोर दिया गया है 6th एडिशन में, कि जो भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पेशेंट का प्री एनेस्थीजिया असेसमेंट कर रहे हैं या कोई भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसको पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड में जरूर, फाइल में जरूर डॉक्यूमेंट करना है। वैसे कोई इसमें चेंज नहीं है, सीक्वेंसिंग में कोई चेंज नहीं है। सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं तो यह बात करता है प्री इंडक्शन इज परफॉर्म्ड एंड डॉक्यूमेंटेड। अब ये बेसिकली क्या है प्री इंडक्शन? ये तो है कि जैसे बताया कि बिफोर सर्जरी, बिफोर एडमिशन भी आप PAC कर सकते हैं, लेकिन ये रीवैल्यूएट करने के लिए होता है। सर्जरी से तुरंत पहले दोबारा से एक बार प्री एनेस्थीजिया रीवैल्यूएशन भी इसको बोलते हैं, या प्री इंडक्शन, एनेस्थीजिया देने से पहले, एनेस्थीजिया की मेडिसिन देने से पहले रीवैल्यूएट करना कि पेशेंट को एनेस्थीजिया देना का ये डोज, ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं, ठीक ठाक हैं, कंडीशन है कि नहीं है, जिससे कि कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। तो इस चीज़ को प्री एनेस्थीजिया रीवैल्यूएशन भी बोलते हैं या प्री इंडक्शन एनेस्थीजिया भी बोलते हैं। इसको भी डॉक्यूमेंट करना है पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड में। तो यहाँ पर सीक्वेंसिंग में कोई चीज़ नहीं है, वही है, इसमें कोई अपडेट भी खास नहीं है। डी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूँ तो ये बात करता है आपका कंसेंट का। तो कंसेंट में जैसे हमने पहले भी बात की है कि एनेस्थीजिया का कंसेंट लेना है, तो उसमें हमें टाइप ऑफ एनेस्थीजिया वगैरह, कौन सा एनेस्थीजिया देंगे वो सब बताना है, मेंशन करना है, रिस्क, बेनिफिट, अल्टरनेटिव्स, वो सब उसमें मेंशन करना है। तो ये कंसेंट के ऊपर है। ई ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं तो ये आपका बात करता है मॉनिटरिंग के ऊपर। मीन्स ड्यूरिंग प्रोसीजर जो है मॉनिटरिंग करना है पेशेंट की। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं तो पोस्ट प्रोसीजर मॉनिटरिंग की बात करते हैं। मॉनिटरिंग में क्या करते हैं वो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। एनेस्थीजिया के बेसिस पर पेशेंट का हार्ट रेट, कार्डियक रिदम, रेस्पिरेटरी रेट वगैरह, उसका एनेस्थीजिया का कितना उस पर प्रभाव है, ET CO2 का भी करते हैं,
एनिस्थीजिएटेड कार्बन डाइऑक्साइड का भी मॉनिटरिंग करते हैं, डिपेंड ऑन किस टाइप का पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया गया, पेशेंट की कंडीशन क्या है उसके बेसिस पे। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं तो आपका पेशेंट को एनेस्थीसिया सर्जरी में दिया जाता है, उसके बाद कहां शिफ्ट किया जाता है, रिकवरी एरिया में, ओटी से रिकवरी एरिया में शिफ्ट किया जाता है। तो उसके डिस्चार्ज क्राइटेरिया वो होना चाहिए, आपकी पॉलिसी में भी डेवलप होना चाहिए और उन्हीं क्राइटेरिया के बेसिस पर पेशेंट को डिस्चार्ज करना है रिकवरी एरिया से, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड में। ऐसा कभी सिचुएशन है कि पेशेंट को डायरेक्ट ओटी से रिकवरी में शिफ्ट करके आईसीयू में शिफ्ट करना है, उस केस में भी जो मॉनिटरिंग हम रिकवरी एरिया में करते हैं वैसे आईसीयू में मॉनिटरिंग करना है। तो वो प्रोटोकॉल, डिस्चार्ज क्राइटेरिया वो फॉलो करने पड़ेंगे और उनका रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं तो एनेस्थीसिया में क्या मेडिकेशन दी गई और क्या टाइप है एनेस्थीसिया, टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, ये भी आपको पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड में अपडेट करना पड़ेगा। तो जी में तो थोड़ा सा ये अपडेट आया कि ओटी से डायरेक्ट अगर आईसीयू में शिफ्ट हो रहा है तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, तो सेम डॉक्यूमेंटेशन आपको फॉलो करना है उस केस में भी मॉनिटरिंग का, जैसा आप रिकवरी एरिया में करते हैं डिस्चार्ज क्राइटेरिया फॉलो करने के लिए जो आप फॉलो करते हैं, जिससे कि पेशेंट का एनेस्थीसिया के लेवल से कितना उसको अवेक हुआ है, वो कितना क्राइटेरिया फॉलो क्राइटेरिया में को अचीव कर पाया है पेशेंट, डिस्चार्ज क्राइटेरिया को, पेशेंट की कंडीशन क्या है वो पता लगाने के लिए। उसके बाद क्या मेडिसिन दी या टाइप ऑफ एनेस्थीसिया क्या, इस चीज को पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड में अपडेट करना है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट आई जो है वो बात करता है हमारा इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल के ऊपर। मीन्स हमें ये ध्यान रखना है, तो ये भी सेम ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है कि ड्यूरिंग प्रोसीजर्स बिटवीन पेशेंट्स इन्फेक्शन जो है वो ना फैले, प्रिवेंट करना उसको। तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में आई में भी कोई चेंज नहीं है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात करूं जे, तो ये बात करता है इंट्रा ऑपरेटिव एडवर्स एनेस्थीसिया इवेंट को नोट डाउन करने के प्रोसीजर्स के दौरान अगर कोई एडवर्स एनेस्थीसिया से रिलेटेड कोई इवेंट हुआ तो उसको रिकॉर्ड करना, उसको डॉक्यूमेंट करना, राइट। और उसकी प्रॉपर अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो डेफिनेटली उसका आरसीए कापा वो सब करना होगा। तो ये इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में बात होती है जिसमें कि पहले वाले से अभी कोई चेंज नहीं है, सेम ही है। तो ये सारे अपडेट हैं COP 13 में जो कि एनेस्थीसिया सर्विसेज के ऊपर बात करता है। बाकी सेम जो मैं हर बार बोलता हूँ 5th एडिशन की क्लास देखिए, उसमें बहुत डिटेल में हम बात कर चुके हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए, थैंक यू।